पॉकेटमार कबीले की सलोनी ने अपने पूरे जादूगरी के सफर में अभी तक एक भी गलती नहीं की थी। वो यहाँ खुली क्रिस्टल चुराने आई थी ताकि वो चेतन का एहसान चुका सके। पिछले कुछ दिनों से वो शल्य के घर के रक्षात्मक जादू को समझने की कोशिश कर रही थी। ये रक्षात्मक जादू काफी पेचीदा था, इसलिए कम समय से वो इसे नहीं निपटा सकती थी। आज जब वो इससे आगे निकलने के बारे में सोच रही थी, तभी उसने देखा कि कवच में एक दिक्कत है। किसी ने रक्षात्मक जादू में एक बड़ा सा छेद बना दिया था। इसे कोई भी माहिर भर सकता था, लेकिन इसको भरने के पहले सलोनी अपना मौका आजमा सकती थी। सलोनी किसी भी हाल में यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। सलोनी तुरंत ही रक्षात्मक जादू के उस हिस्से की तरफ गई जहां उसे उम्मीद का चिराग जलता दिख रहा था और उसे ध्यान से देखने लगी। उसी समय उसने घर का दरवाजा खुलते हुए देखा और एक सुंदर आदमी को आंगन में आते देखा। सलोनी तुरंत ही जमीन पर लेट गई और उसने अदृश्य होने का जादुई खजाना इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद वो फेंसिंग में से उस सुंदर आदमी को ध्यान से देखने लगी। आंगन में वसीम ने अपने जंग के इनाम के डब्बे को उठाया और एक पेड़ की डाल तोड़कर एक डिस्पोजेबल उड़ने वाली तलवार बना ली। सलोनी ये देखकर हैरान रह गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई एक उड़ने वाली तलवार ऐसे ही कैसे बना सकता था। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। इसके अलावा उड़ने वाली तलवार के लिए पेड़ की डाली का इस्तेमाल उसने पहली बार देखा था। पॉकेटमार कबीले के 5वें लेवल के जादूगर जो सिद्ध चक्र हासिल कर चुके थे, वो भी इस तरह का काम नहीं कर पाते थे। सलोनी की ऐसी हालत हो गई थी कि इस वक्त तो सलोनी के गले से पानी भी नहीं उतर सकता था। इसके बाद वसीम ने बड़े से डिब्बे को उड़ती तलवार पर बांध दिया और तलवार का लाचाकू करके उड़ती तलवार को उसके काम पर लगा दिया। डिस्पोजेबल तलवार डिब्बा लेकर हवा में उड़ गई और थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गई। अब ठीक है, वसीम ने संतुष्ट होकर सिर हिलाते हुए कहा। यह देखकर सलोनी तो मौत के डर की तरह कांप उठी। उसने कभी भी किसी को तलवार कला का इस तरह से इस्तेमाल करते नहीं देखा था, ना ही किसी को तलवार इतनी ऊंचाई पर भेजते देखा था। आओ तुम्हें चांद पर ले जाए की बात वसीम की तलवार के लिए कठिन बात नहीं थी, क्योंकि वसीम की तलवार सलोनी की आंखों के सामने गायब हुई थी, जिससे वो समझ चुकी थी कि ये तलवार सीधे अंतरिक्ष में जाने वाली थी। लेकिन सलोनी को ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव था। मैं ये नहीं कर सकती, यह मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता। ज्यादा सा हुआ तो मैं चेतन की फिर कभी मदद कर दूंगी और उसका एहसान चुका दूंगी। अभी के लिए अपनी जान जोखिम में डालना ठीक नहीं होगा, सलोनी ने मनी मन सोचा। सलोनी ने अपना मन बना लिया था और अब वो वापस जाने वाली थी। अरे मेरी साथी जादूगर, क्या तुम पॉकेटमार कबीले से हो? वसीम ने सलोनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। क्या इसने मुझे देख लिया? यह नहीं हो सकता। मेरे गुरु को यह जादुई खजाना किसी पुरानी जगह पर मिला था। 5वें लेवल का जादूगर भी इसके पार नहीं देख सकता था। लेकिन अगर यह सुंदर आदमी 6वें या इसके आगे के लेवल का हुआ तो, लेकिन मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती, सलोनी ने हैरान होकर सोचा। इसके बाद वो जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ने लगी। अरे इस सबसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जादुई खजाना मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकता, वसीम ने कहा। यह सुनकर सलोनी ने हथियार डाल दिए। उसने अपना जादू बंद कर दिया। सलोनी तो जंग में उतरने से पहले ही हार गई थी। तुम सीधा दरवाजे से भी आ सकती थी, वहां कोई जादू नहीं है, वसीम ने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए कहा। वसीम जब से मेडिटेशन से बाहर आया था, तभी से वो पॉकेटमार कबीले के किसी जादूगर से मिलना चाहता था। उसकी सबसे पसंदीदा उड़ने वाली उल्का तलवार पॉकेटमार कबीले के किसी जादूगर ने ही चुराई थी। वैसे तो वो खुद भी उड़ती तलवार पर लगी छाप का पीछा कर सकता था, लेकिन पॉकेटमार कबीले का कोई मिल जाने से उसके काम में आसानी हो सकती थी। हेलो सीनियर, मैं कहूँ तो मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगे? सलोनी ने शर्माते हुए वसीम के सामने जाकर कहा। वसीम हंसने लगा। सलोनी पॉकेटमार कबीले की जादूगर थी और वो चोरी छिपे घर में घुसी थी। ऐसे में कोई इस बात पर भरोसा कैसे कर सकता था कि वो बस यहाँ से गुजर रही थी? जब वसीम मेडिटेशन कर रहा था, उस दौरान की पॉकेटमार कबीले से जुड़ी बातें उसे याद आने लगी। यह काफी मजेदार समय था, लेकिन ये सोचते हुए वसीम का ध्यान बढ़ गया। आगे क्या होने वाला था ये सलोनी को नहीं पता था, लेकिन शायद ये सलोनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था।
जब सलोनी ने वसीम को हंसते हुए देखा तो उसकी चिंता और बढ़ गई। भले ही वसीम सलोनी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन सलोनी को डर था कि कहीं उसकी खाल न उधेड़ दी जाए। इसके थोड़ी देर बाद वसीम ने बोलना भी बंद कर दिया। सलोनी ने अपना सिर उठाकर वसीम की तरफ देखा। वसीम की दोनों आंखें कोरी थी। सलोनी को यह भागने का अच्छा मौका लगा, लेकिन आखिर में अपने दांत पीसते हुए सलोनी ने भागने का ख्याल छोड़ दिया। उसे अभी हाल की घटना बहुत अच्छे से याद थी, जब वसीम ने बड़ी ही आसानी से उड़ती हुई तलवार को आसमान में इतना ऊंचा भेजा था कि वो दिखना ही बंद हो गई थी। तो फिर सलोनी को पकड़ना वसीम के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सलोनी को लग रहा था कि शायद वसीम ने जानबूझकर उसे भागने का ये मौका दिया था और वो पीछे से उसका सिर काटने वाला था। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद सलोनी ने वहीं खड़े रहना बेहतर समझा। अभी राज यहाँ होता तो वो सलोनी से यही कहता कि अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से जितना तेजी से हो सके भाग जाओ। किस्मत से ध्यान बट चुके वसीम को याद आया कि उसने पॉकेटमार कबीले से किसी जादूगर को पकड़ लिया है और उसे होश वापस आ गया। तुम यहाँ से क्या चुराना चाहती थी? वसीम ने शर्माती हुई पॉकेटमार कबीले की जादूगर को देखकर पूछा। मैं खूनी क्रिस्टल नाम का जादुई खजाना लेने आई थी। सलोनी ने गहरी सांस लेकर कहा। खूनी क्रिस्टल? वसीम ने ये नाम कभी नहीं सुना था। तभी उसे याद आया कि पहाड़ी महारथी में कोई इसकी चर्चा कर रहा था। ऐसा सुनने में आया था कि राज खूनी क्रिस्टल को तिलिस्मक के साथ बदलने वाला था। अगर तुम वाकई खूनी क्रिस्टल लेने आई थी तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि इसके बारे में भूल जाओ तो बेहतर होगा। मेरा एक साथी पहले ही खूनी क्रिस्टल लेने की बात कह चुका है। अगर तुमने उसे चुरा कर उस जादूगर को गुस्सा दिलाया तो शायद पूरा पॉकेटमार कबीला ही तबाह हो जाए। वसीम ने कहा। वसीम को तिलिस्मक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए उसने सलोनी को पहले ही सतर्क कर दिया। पूरे पॉकेटमार कबीले के तबाह होने की बात पर सलोनी को भरोसा नहीं हुआ। पॉकेटमार कबीले ने कई लोगों की नाक में दम किया था, लेकिन कितनी आंधी तूफानों के बाद भी वो बरकरार था। ऐसे में कोई उसे तबाह कैसे कर सकता था? एक कबीले में कई ताकतवर जादूगर होते थे और उन सभी का एक साथ मुकाबला करके उन्हें हराना और उसके बाद बाकी लोगों से भी लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए पूरा कबीला तबाह कर देने की बात सलोनी को हजम नहीं हो रही थी। वो समझ रही थी कि वसीम या उसका साथी ताकतवर हो सकता था, लेकिन कबीला तबाह करने लायक वो किसी जादूगर को नहीं समझती थी। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। अब सब तुम पर है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। हालांकि इसके बावजूद भी खूनी क्रिस्टल चोरी करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। वसीम ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर सलोनी की उम्मीद का दिया बुझ गया। वो वाकई खूनी क्रिस्टल नहीं चुरा सकती थी। मेरे साथ आओ, मुझे पॉकेटमार कबीले के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। वसीम ने हाथ हिलाकर कहा और घर के अंदर चला गया। सलोनी ने वसीम की बात मानकर उसका पीछा किया। सलोनी ने हर तरह से विरोध करने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया था। उसे पता था कि उसकी एक भी गलती उसकी जान पर आफत डाल सकती थी। जिस जादूगर के लिए उड़ती तलवार को अंतरिक्ष में भेजना आसान था, उसके लिए किसी को गायब कर देना कोई कठिन काम नहीं हो सकता था। ऐसे में अपना मिशन एक तरफ रखकर वसीम की एक एक बात मानना ही सलोनी को अपनी जिंदगी के लिए सुरक्षित लग रहा था। अगर वसीम को सलोनी की कोई मदद चाहिए थी तो सलोनी को बिना किसी बहाने के वसीम की मदद करनी ही पड़ती, ताकि वो कैसे भी करके इस आफत से खुद को निकाल पाए। तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद वसीम रुक गया। तुम्हारे पॉकेटमार कबीले में क्या किसी ने 100 साल पुरानी दफनी हुई जगह की खोज की थी और उसे वहां पर एक तलवार मिली थी? वसीम ने पूछा। वसीम अब अपनी उल्का तलवार को बहुत मिस करने लगा था। उसे अपनी तलवार बहुत प्यारी थी और उतनी ज्यादा ताकतवर तलवार मिलना वसीम के लिए कठिन था। साथ ही साथ किसी दूसरी तलवार के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना भी वसीम के लिए आसान बात नहीं थी। दफनी जगह, उड़ती तलवार। सीनियर, क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं? सलोनी ने बेमन से मुस्कुराकर कहा। पॉकेटमार कबीले के लोगों ने कई दफनी हुई जगहें ढूंढी थी और उन्हें वहां कई उड़ती तलवारें मिली थी।
100 साल पहले दफनी जगह खोजना और वहां उड़ती तलवार के मिलने जैसी करीब 100 घटनाएं हो सकती थी। पॉकेटमार कबीले का काम ही यही था कि वो जहां से भी हो सके जादुई खजाना मारकर ले आए। जिन लोगों की जिंदगी का मकसद ही चोरी हो, उनसे चोरी के बारे में पूछना तो समुद्र में एक लोटा पानी डालने जैसा था। पॉकेटमार कबीले के पास चोरी की कहानियों के अलावा अपने बच्चों को सुनाने के लिए कुछ भी नहीं था। पॉकेटमार कबीले की इकोनॉमी ही चोरी के सामान पर चलती थी। आमतौर पर पॉकेटमार कबीला किसी जादुई खजाने या कीमती चीज के बदले चोरी करने का ही एहसान लेता था। यही बात सलोनी के साथ भी थी। चेतन ने कभी जिंदगी में उसकी मदद की थी, जिसका एहसान उसे कभी न कभी तो चुकाना ही था। और जब चेतन ने एक नए जादूगर से खूनी क्रिस्टल चुराने की बात कही तो सलोनी को ये बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप छीनने जितना आसान लगा। ऐसे में वो इस काम के लिए तुरंत तैयार हो गई, लेकिन उसे किसी ने बताना जरूरी तक नहीं समझा कि उसका मुकाबला एक ऐसे जादूगर से होने वाला है जिसके सामने उसके जादुई खजाने की भी कोई कीमत नहीं थी। और तो और वो जंग में उतरने के पहले ही हार जाएगी। क्या सलोनी कैसे भी करके खूनी क्रिस्टल चुरा पाएगी? क्या राज और सलोनी की मुलाकात हो पाएगी? उस उड़ती तलवार पर उल्का लिखा हुआ था। वसीम ने कहा, उल्का तलवार? कहीं ये लोमहर्षक की सरगत तलवार तो नहीं? सलोनी ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, लोमहर्षक पॉकेटमार कबीले में काफी प्रसिद्ध और अजीब लोगों में गिना जाता था। मुझे इस बारे में थोड़ा और बताओ, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान में किसी तरह की खास जादुई ताकत थी, इसलिए सलोनी के मन से हर एक जानकारी फूट फूट कर निकलने लगी। सरदक तलवार के मालिक सीनियर लोमहर्षक, करीब 100 साल पहले उन्होंने अपना नाम सिद्धस्त लोमहर्षक रख लिया था। वो पॉकेटमार कबीले के बड़े सदस्यों में से एक थे। वो ऐसी ऐसी गुप्त जगह ढूंढ निकालते थे जो कि हमारे कबीले के बड़े बड़े लोग नहीं ढूंढ पाते थे, सलोनी ने याद करते हुए कहा। सलोनी की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने लोमहर्षक के बारे में जो कुछ भी बताया वो उसके गुरु ने उसे बताया था। हालांकि करीब 100 साल पहले सीनियर लोमहर्षक को किसी पुराने जादूगर के रहने की जगह मिली। उन्होंने वहां से जालों से बचकर निकलने में काफी समय लिया और वो गड्ढा खोदकर वहां तक पहुंच गए। उनके हिसाब से उन्हें वहां बस एक मूर्ति और एक उड़ने वाली तलवार मिली थी। उन्होंने उस मूर्ति को पॉकेटमार कबीले तक लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने अपने सफर के दौरान उस मूर्ति को वापस दफना दिया और उल्का तलवार को कबीले ले आए। वहां से वापस आने के बाद वो एकांत में मेडिटेशन करने चले गए। अब वो किसी खजाने की खोज में नहीं निकलते। हमारे कबीले के बड़ों का कहना है कि सिद्धस्त की काबिलियत बर्बाद जा रही है। इसके बाद 10 साल पहले वो वापस आए और अपना नया नाम हासिल करने के लिए काम करने लगे। उन्होंने जल्द ही अपना नया नाम सरगत तलवारधारी रख लिया। बस मुझे इतना ही पता था, सलोनी ने पूरी कहानी सुनाकर कहा। इसके अलावा लोमहर्षक की कुछ अंदर की बातें थी जो सलोनी ने नहीं बताई थी। जैसे जब लोमहर्षक लौटा था तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके बाद करीब 1 साल तक वो व्यभिचार में फंसा रहा। उस दौरान कबीले के बड़े लोगों को लगा कि उसकी जिंदगी का लक्ष्य हो चुका है, लेकिन साल भर बाद वो 88 सालों के लिए एकांत मेडिटेशन में चला गया। इस बार जब वो वापस आया तब तक वो एक बहुत ही ताकतवर तलवारबाज बन चुका था। वसीम ने सलोनी की बात सुनकर सिर हिलाया। उसे समझ आ रहा था कि लोमहर्षक ही उसकी उल्का तलवार चुराने वाला जादूगर था। तो क्या तुम जानती हो कि लोमहर्षक अभी कहाँ है? वसीम ने पूछा। वसीम का सवाल सुनकर सलोनी के दिमाग से सभी तरह के बादल तुरंत हट गए। उसने परेशान होकर वसीम की तरफ देखा। वो वसीम की बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वसीम उसके कबीले के सीनियर को नुकसान पहुंचा सकता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कबीले से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे बस अपनी उल्का तलवार वापस लेनी है और कुछ भी नहीं, वसीम ने कहा। सलोनी ने फिर भी अपनी जुबान नहीं खोली। उसे लग रहा था कि लोमहर्षक उन्हीं के कबीले के बादल को बचा सकता था, जिसने कई सालों पहले लोमहर्षक से भी ताकतवर बनने की कोशिश की थी। ये बात सलोनी के कबीले के 2 सीनियर्स की सुरक्षा की बात थी, इसलिए उसे अब कुछ भी कहना ठीक नहीं लग रहा था। तुम बहुत ज्यादा सतर्क बन रही हो लड़की। ठीक है,
तुम कुछ दिन इस घर में रुक सकती हो, इसके बाद मैं तुम्हें लेकर अपनी उल्का तलवार ढूंढने चलूंगा, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। दूसरी तरफ बाबा बैरागी का फोन आने के बाद राज जरा भी कंफ्यूज नहीं था। उसने तुरंत ही अपनी डिवाइस निकालकर पहाड़ी महारथियों का ग्रुप खोला और उसकी चैट में सबूत देखने लगा। पहाड़ी महारथी ग्रुप में अचानक से रौनक आ गई थी। हाल ही में एक सीनियर एक बड़ी जंग जीत कर आई थी। उसी सीनियर परी ने ग्रुप में क्वेश्चन मार्क बनाकर भेजा था। परी थोड़ा नया सा नाम था जो सुनने में अजीब लगता था। ये नाम परी को उसके गुरु ने दिया था क्योंकि वो सभी को अजीबो गरीब नाम ही देते थे। इसके अलावा भी उसके गुरु ने उसके कई नाम रखे थे, लेकिन फिर उसे इन नामों की आदत हो गई और उसने कुछ भी कहना बंद कर दिया। तुम्हारा स्वागत है परी, बाबा बैरागी ने कहा। शुक्रिया सीनियर बाबा बैरागी, अब मैं वापस आ पाई। इस बार का सफर थोड़ा लंबा हो गया। मैं जिसको हराने गई थी उसने इस बार थोड़ा नाक में दम किया। हालांकि आखिरकार मैंने उसे ढूंढकर अच्छा मजा चखाया, परी ने कहा। वेलकम परी, जन्मेजय ने कहा। परी, इस बार के सफर में तुम्हें क्या हासिल हुआ? अगली बार तुम जब भी सफर पर निकलो मुझे साथ में लेकर जरूर चलना, काला घाती ने कहा, जिसे अभी अभी अनम्यूट किया गया था। हासिल तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन आजकल आदिवासी खोजी कमजोर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उन आदिवासी खोजियों को ढूंढना चाहिए जिनको लोगों ने लंबे समय से हराया हो, परी ने कहा और कुछ तस्वीरें ग्रुप में भेज दी। तस्वीरों में बड़ी आंखों वाली, चेहरे पर डिम्पल वाली मुस्कान वाली एक लड़की थी जो अपने इनाम के साथ बैठी हुई थी। आदिवासी खोजी अलग अलग तरह के दिखते थे, जिनमें से कुछ दिखने में बहुत ही भयानक थे और कुछ एकदम सीधे साधे से। कुछ लोग जादूगरी की मदद से आदिवासी खोजी भी बन जाते थे। जो तस्वीरें परी ने भेजी थी उनमें से कुछ दवाई बनाने के सामान के साथ भी थी। कुछ आदिवासी खोजी को लिए थी। आमतौर पर जादूगर आदिवासी खोजी को मार देते थे। उनका मानना था कि उनके पापों से मुक्ति का यही एक तरीका था। हालांकि परी के सफर में आदिवासी खोजी ने परी को बहुत गुस्सा दिलाया था, इसलिए परी ने भी उसे मौत के घाट उतार दिया था। परी, तुम तो हमेशा की तरह सदाबहार दिख रही हो, शल्य ने कहा। शल्य ने परी की बस इतनी सी तारीफ की थी जिससे समझ आ रहा था कि मिष्टी उसके आसपास ही थी। शल्य के इतने छोटे मैसेज से ही चीजें साफ नजर आ रही थी कि मिष्टी के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ करने के कारण शल्य की हालत खराब होने वाली थी। परी, अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम अपने सफर की और तस्वीरें भी भेज सकती हो। शल्य की बात को नजरअंदाज करते हुए बाबा बैरागी ने लिखा। परी बाबा बैरागी की बात समझ नहीं पाई। अरे तुम तो जानती ही हो कि वसीम अब और ताकतवर हो गया है और वो अपने एकांत मेडिटेशन से बाहर भी आ गया है, तो जो भी ग्रुप में काफी समय के बाद आ रहा है वो सभी उसको खुश करने में लगे हैं। बाबा बैरागी ने तुरंत ही परी को पर्सनल मैसेज में कहा। अच्छा, परी ने समझते हुए जवाब दिया, लेकिन उसे फिर भी बाबा बैरागी की बात में कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। परी की तस्वीरों की बात चली ही है तो मेरे पास तो परी की कुछ अतरंगी तस्वीरें भी है, काला घाती ने कहा। क्या? परी काला घाती का मैसेज पढ़कर हैरान हो गई। आमतौर पर वो कभी भी अपनी अजीब तस्वीरें नहीं लेती थी क्योंकि उसे तस्वीरों में सुंदर दिखना पसंद था। भले इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम भी देखना चाहेंगे कि ऐसी कैसी अतरंगी तस्वीरें हैं तुम्हारे पास, निश्चित ने कहा। हाँ हाँ, देखना तो मैं भी चाहूंगा, तिलिस्मक ने कहा। काला घाती हंसा और उसने परियों की कहानी वाली परी की तस्वीरें भेज दी। सभी काला घाती का ये मजाक देखकर हैरान रह गए। क्या ये वाकई काला घाती ही है? कहीं त्रिकालदर्शी उसकी आईडी से बात तो नहीं कर रहा? जन्मेजय ने शक करते हुए पूछा। उसकी नजरों में काला घाती इस तरह का मजाक कभी नहीं करता था। बाबा बैरागी हंसा और उसने काला घाती को एक दिन के लिए म्यूट पर डाल दिया। अगर मैंने खुद थकान मिटाने वाली दवाई बनाकर न देखी होती और सिर्फ इन लोगों की बातें पढ़ी होती तो मुझे कभी यकीन भी नहीं होता कि ये लोग जादूगर हैं। राज ने चैट पढ़कर मनीमन सोचा। बाबा बैरागी ने राज से साफ तौर से कहा था कि उसे ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से बात करनी चाहिए। शायद ये वसीम के आकर्षण के कारण था, लेकिन कोई कितनी भी कोशिश ही क्यों न कर ले, वसीम के आकर्षण से बच पाना नामुमकिन था। जब वसीम एक मूर्ति के तौर पर था तब भी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, और जबकि अब वो मूर्ति से बाहर भी आ चुका था। अभी के लिए तो सीनियर वसीम ने अपने आकर्षण को काबू में रखा है, इसलिए अभी तक तो
वो बस एक सुंदर आदमी ही है। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शायद ग्रुप के लोगों को तो इस बारे में पता भी नहीं होगा। राज ने मन ही मन सोचा। राज, क्या तुम ऑनलाइन हो? निशित ने पूछा। हाँ सीनियर, मैं बस अभी ऑनलाइन आया हूँ, राज ने जवाब दिया। राज, तुम सीनियर वसीम को एटीएम कार्ड कब दिलवाने वाले हो? कुछ ही दिन पहले सीनियर वसीम ने मुझे बताया था कि उन्हें कुछ सोने और चांदी के बदले रुपए चाहिए। जब तुम उनका एटीएम बनवा दोगे तो मैं उन्हें 10-20 लाख रुपए भेज दूंगा, निशित ने कहा। 10-20 लाख की बात सुनकर राज को